हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आज हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को बेसिक से समझेंगे। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारे भारत देश में संसदीय व्यवस्थाएं हैं और हमारे संविधान में कार्य करने के लिए 3 अंग बनाए गए हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो सबसे पहले दोस्तों हम कार्यपालिका को समझते हैं। दोस्तों, हमारे देश में विधि या कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है। अर्थात हमारे भारत देश में विधि या कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है। कानून को लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। और यदि कानून को लागू करने में कोई समस्या उत्पन्न आती है, कोई न्यायिक चुनौती उत्पन्न होती है या कोई उसका उल्लंघन करता है, तो उसे सजा देने की शक्ति या न्याय करने की व्यवस्था न्यायपालिका के पास होती है। तो दोस्तों, संक्षिप्त में समझिए कि हमारे भारत देश में विधि या कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है, उसे लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है, और यदि उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके न्याय करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को एक संक्षिप्त माध्यम से समझा। अब दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। तो दोस्तों, कार्यपालिका के अंतर्गत 2 स्तर में सरकार बनती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो सबसे पहले दोस्तों इसको ध्यान से समझते हैं। केंद्र स्तर पर सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, या यह कह सकते हैं कि पूरे भारत में सबसे प्रमुख या सबसे हेड होते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री। दोस्तों, हमारे भारत देश में राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नामित शक्ति है और प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति है। राष्ट्रपति को नामित शक्ति कह सकते हैं आप, और प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति कह सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री के नियंत्रण में मंत्रिपरिषद कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार की होती है, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उपमंत्री। अब दोस्तों, अगर हम चाहें तो कार्यपालिका को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अब स्थायी कार्यपालिका को समझते हैं। दोस्तों, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जो व्यक्ति चुने जाते हैं वह 60 या 62 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उन्हें जॉब मिलता है, उन्हें जॉब लेटर मिलता है, जैसे IAS अधिकारी। ये स्थायी कार्यपालिका होते हैं, मतलब ये स्थायी कार्यपालिका के मेंबर होते हैं, जिन्हें 60 या 62 वर्ष के लिए चुना जाता है और इन्हें एक जॉब या जॉब लेटर के माध्यम से चुना जाता है, जैसे IAS अधिकारी। और अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी सदस्य होते हैं उन्हें 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। ये सभी अस्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं और इन्हें 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब इसी तरह दोस्तों राज्य स्तर में भी समझते हैं। राज्य स्तर में प्रधान होता है राज्यपाल, इसके बाद मुख्यमंत्री और इसके बाद मंत्रिपरिषद। तो यहाँ भी दोस्तों 2 प्रकार के कार्यपालिका होता है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे सचिव हो गए, और अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इस प्रकार दोस्तों हम समझ सकते हैं कि जो स्थायी कार्यपालिका होती है वह केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों में होती है, और अस्थायी कार्यपालिका भी केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों में होती है। केंद्र स्तर पर अस्थायी कार्यपालिका में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और राज्य स्तर पर होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब दोस्तों अब हम समझते हैं
विधायिका को। तो दोस्तों हमारे भारत देश में विधेयक बनाने का कार्य दो जगहों में होता है, एक होता है केंद्र में और एक होता है राज्य में। हमारे भारत देश में विधेयक बनाने का कार्य दो जगहों में होता है, एक होता है केंद्र में और एक होता है राज्य में। दोस्तों मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको समझाया था सूचियां तीन होती हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास होती है। तो दोस्तों हमारे भारत देश में केंद्र में विधि व्यवस्था के लिए संसद बनाया गया है। हमारे भारत देश में केंद्र में विधि व्यवस्था के लिए संसद बनाया गया है और इस संसद में केंद्र में कानून बनाने के लिए इसके दो अंग बनाए गए हैं। मतलब संसद में केंद्र में कानून बनाने के लिए दो सदन बनाए गए हैं, या इस तरह आप समझ सकते हैं कि केंद्र में कानून बनाने के लिए इस संसद के दो अंग होते हैं। केंद्र में कानून बनाने के लिए इस संसद के दो अंग होते हैं, पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो ये दोनों सदन मिलकर एक विधेयक का निर्माण करते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मिलकर एक विधेयक का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वे संसद या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ये विधायिका के समान कार्य करते हैं और लोकसभा तथा राज्यसभा के मेंबर को वास्तविक रूप से संसद या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने केंद्र, संसद और लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों को समझा। अब दोस्तों इसी तरह राज्य में भी विधि व्यवस्था के लिए एक विधानमंडल होता है और राज्य में कानून बनाने के लिए विधानमंडल के भी दो अंग होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो दोस्तों जो विधानसभा होता है वह सभी राज्यों के लिए अनिवार्य होता है। विधानसभा जो होता है वह सभी राज्यों के लिए अनिवार्य होता है और विधान परिषद सभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं होता। ये उन राज्यों पर निर्भर करता है कि वे अपने राज्य में विधान परिषद रखना चाहती हैं कि वर्तमान में अभी 6 विधान परिषद हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री यहाँ विधायिका के भी अंग होते हैं, क्योंकि यहाँ वे लोकसभा के सदस्य होते हैं और यहाँ वे कार्यपालिका के भी अंग होते हैं। ठीक उसी तरह जो हमारे मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री, जब कोई व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बन जाता है तो वे कार्यपालिका का अंग कहलाता है और जब तक वह मंत्री नहीं बनता तब तक वह विधायिका का अंग कहलाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज और, एक व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अंग हो सकता है। जैसे मान लीजिए जब वह कोई बिल पारित करता है तो यहाँ पर वह विधायिका का अंग होता है, वह विधायिका के समान कार्य करता है और जो अपने मंत्रालय में रहकर कोई कार्य करता है तो यहाँ पर वह कार्यपालिका के समान कार्य करता है। तो एक व्यक्ति विधायिका का भी अंग हो सकता है और कार्यपालिका का भी। अब मान लीजिए कोई मंत्री सरकार के पक्ष में है तो यहाँ वह कार्यपालिका का भी अंग हो सकता है और विधायिका का भी। लेकिन जो विपक्ष में बैठते हैं वह केवल विधायिका के ही अंग होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के भी सदस्य हो सकते हैं और कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य हो सकते हैं। इन दोनों में बॉन्डिंग चलता रहता है। अब दोस्तों चलते हैं न्यायपालिका में। हमारे भारत देश में कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिए
और यदि कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंड देने के लिए न्यायपालिका का निर्माण किया गया है, न्यायपालिका बनाई गई है और इस न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। मतलब इसको बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। अनुच्छेद 50 के अनुसार न्यायपालिका और कार्यपालिका इन दोनों को क्या किया गया है, पृथक किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि सभी व्यक्तियों को निष्पक्ष रूप से न्याय मिल सके। अब दोस्तों, जो हमारे भारत देश में न्यायपालिका है वह एकीकृत श्रृंखलाबद्ध के रूप में है, मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में एक क्रमिक श्रृंखलाबद्ध के रूप में। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट और सबसे नीचे होता है जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। अब दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हाई कोर्ट है यह राज्य का न्यायालय है और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये केंद्र का न्यायालय है। नहीं, इसमें सभी न्यायालय समान होते हैं, मतलब सभी न्यायालय में आप समान रूप से अपील कर सकते हैं। इसमें राज्य और केंद्र की कोई बात नहीं है कि ये हाई कोर्ट है तो ये राज्य का न्यायालय है और ये सुप्रीम कोर्ट है तो केंद्र का न्यायालय है। दोस्तों, बस एक चीज ये होता है कि राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है और केंद्र में सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी सुनवाई संघ न्यायालय में अगर करता है और वहां पर अगर उसको अगर वहां के न्यायालय से सहमत नहीं होता तो वह उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है और अगर उच्च न्यायालय में सहमत नहीं होता तो वह सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह हमारे भारत देश में ये जो न्यायपालिका होती है वह सबसे स्वतंत्र रखा गया है और इस न्यायपालिका में सभी व्यक्तियों को निष्पक्ष रूप से न्याय मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों, हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग से समझा। इस प्रकार दोस्तों, हमारे भारत देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों स्तंभ मिलकर एक लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब ये तीनों जो स्तंभ होते हैं वे लोकतंत्र के ढांचा होता है, मतलब इन्हीं तीनों स्तंभ से मिलकर लोकतंत्र का निर्माण होता है। और चौथा स्तंभ जो होता है उस स्तंभ को मीडिया भी कहते हैं, आप जानते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आज हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को समझा। इसके बाद हम बारी बारी से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसके बाद इन सभी को हम डिटेल से अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।